प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.4 इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक सब आर्टिकल डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था और उसकी डेरिवेशन की थी अलजेब्रिक मेथड से। आज के लेक्चर में हमने डेरिवेशन करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले लाजमी है कि आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पता हो और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में भी अच्छे से पता हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये किसी भी बॉडी के मोशन को 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स की टर्म में डिफाइन करती हैं। और वो काइनेमेटिक वेरिएबल्स कौन से थे? वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम। उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसको पहले सुन लीजिए, क्योंकि उसमें इन सब चीजों को वन बाय वन मैंने बहुत ही अच्छे से फिजिकल एग्जांपल्स देकर एक्सप्लेन किया था। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करें ग्राफिकल मेथड से, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझना होगा। जब मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कराई थी ग्राफिकल मेथड से, तब भी मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सप्लेन किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। किस तरह से? कुछ इस पैटर्न पर। वहां पर मैंने आपको पॉइंट्स लेकर भी बताया था। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना लाजमी है क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड ही उस केस में होगी जब एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो यहां पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। अब इस एक्सिस के अलग आपके पास वेलोसिटी है, इसके अलग क्या है? टाइम। हमने क्या निकालना है कि जो इस ग्राफ के अंडर एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ, उसको हमने डिस्कस करना है। तो यहां पर जरा आप परपेंडिकुलर एक ड्रा करें इस जगह पर, इस तरह से। इस पॉइंट को ओ आपने कहा, इसको ए कह दें और इसको बी कह दें। अब यहां से यहां तक ये जो आपके पास लेंथ आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, क्योंकि एक्स के रंग हमने टाइम है कि बॉडी ने मूव किया है और उसकी वेलोसिटी 0 से यहां तक चेंज हुई है, उसके दरमियान जो टाइम लगा है वो टी है और यहां तक इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वी है आपके पास। अब अगर गौर से आप देखें तो ओ, ए और बी ये क्या बन रहे हैं? एक ट्राइएंगल बन रही है। तो ट्राइएंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ ट्राइएंगल कौन सी ट्राइएंगल है आपके पास? ओ बी ए, इसी को आप ले लें, ओ बी ए, ओ बी ए। तो भाई ये वाली जो ट्राइएंगल है इसका एरिया फाइंड करने का तरीका आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। फार्मूला होता है 1/2 और साथ इस साइड और इस साइड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड की लेंथ को और इस साइड की लेंथ को। किस तरह से लिखेंगे? ओ बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ओ बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? इस ट्राइएंगल का एरिया मिल जाएगा। और हम निकालना क्या चाह रहे हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। भाई इस ट्राइएंगल का जो एरिया है वही एरिया अंडर द ग्राफ है। तो यहां से अगर हम निकालें 1/2, अब ओ बी क्या है? ओ बी आपके पास टाइम है मल्टीप्लाइड बाय ए बी आपके पास क्या है? ये आपके पास वेलोसिटी है, तो इसको वेलोसिटी लिख दें। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें 1/2 v मल्टीप्लाइड बाय टी, देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं ना क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखें क्योंकि वेलोसिटी 0 से v तक चेंज हुई है, हमने ये कहा ना कि यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर वेलोसिटी 0 थी। फिर अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग आप चेक करें तो यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या बन रही है? v, और उसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए जब वेलोसिटी 0 से v तक चेंज हुई है
तो हमें ऑब्वियसली वेलोसिटी का क्या लेना पड़ेगा, मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पहली वेलोसिटी क्या है 0, दूसरी वेलोसिटी क्या है v, तो मीन लेने के लिए क्या है, दोनों को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी v एवरेज, इसको हम एवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो v एवरेज आपके पास क्या हो जाएगी v/2। तो यहां पर अगर ये लिख दें v एवरेज लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा v एवरेज मल्टीप्लाइड बाय t। तो vt क्या होता है, देखिए आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू vt, ये फार्मूला आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इंटर में पढ़ा हुआ है, s इक्वल टू vt। s क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है या आप मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो डिस्टेंस है, ये v क्या है, ये वेलोसिटी है, अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो स्पीड कहेंगे, और t क्या है, टाइम है। तो भाई ये जो चीज है इसका मतलब है ये किसकी इक्वल है, आपके पास s के इक्वल है। तो यहां से फिर बेटा ये चीज प्रूव होती है कि जो एरिया है ट्राइएंगल का या एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 फीचर्स आते हैं। एक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है ओ है, इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरिया है यहां एरिया अंडर द ग्राफ वो क्या है, एस, डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एस के साथ ही डील करना है, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसी वहां पर हम यही चीज यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को भी हम इस ट्रैक और इस बुलडोजर की एग्जांपल से ही समझेंगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको डिराइव किया जा सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही वाला ग्राफ हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज किया था, और वहां पर मैंने आपको ये वाला ग्राफ कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। अब यहां पर पहले हम इसको देखते हैं कि सपोज क्या करना है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक ऐसी बॉडी जो जब मूव कर रही है इस पॉइंट पर, लेट से उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी इस तरह मूव की जा रही है, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ, और वी आई से वी एफ होने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम टी है। और बॉडी ने जब अपनी पोजीशन चेंज की है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई यहां पर अब हमने क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जैसे भी मैंने आपको बताया, विच अटेन्स ए फाइनल वेलोसिटी वी एफ इन टाइम इंटरवल टी, जो कुछ देर के बाद अपनी फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है, और वो टाइम क्या है, टी, while moving with constant acceleration a, it covers a displacement s in time t। देखिए यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इक्वली इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिजिकल एग्जांपल देकर, वहां से आप इसको देख सकते हैं। यहां पर अब एक्चुअली हमने इस ग्राफ को भी समझना है। ग्राफ में पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी आई। यहां से अब लेट्स से यहां से मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी वी आई ले लेते हैं। जब ये थोड़ा आगे मूव करके जाता है यहां पर वी एफ ले लेते हैं और इसको पॉइंट बी कह देते हैं। ग्राफ में भी हमने क्या किया, यहां पर पॉइंट ए और ये जो ओ ए लाइन है ये प्रेजेंट कर रही है वी आई को, और यहां पर ये जो बी है, अब ए से बी तक, वी आई से वी एफ तक जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है, ए सी, और एक्स एक्सिस के अराउंड टी है वो, और बी डी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एफ को। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे इस ग्राफ से रिलेटेड, और वो किस तरह से थे कि यहां से ये जो लाइन है ए बी, ये एक्चुअली ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें यहां पर ओ ए वी आई है और बी डी वी एफ है। अब यहां पर हमने क्या किया था, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया था एक्स एक्सिस पर, तो उसको क्या कहा था, बी डी, और पॉइंट बी से ही वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था जिसको हमने क्या कहा था, बीई। और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हमने ये वाली लाइन ड्रा की थी ग्राफ को थोड़ा इजी करने के लिए, ए सी, और क्योंकि यहां से ओ डी ये क्या है, टाइम, एक्स एक्सिस के नाम क्योंकि टाइम है, तो जो बॉडी को अपनी वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक चेंज करने में टाइम लगा है वो ओ डी था, और ये टाइम टी था। क्योंकि ओ डी और ए सी बिल्कुल आपस में सेम है, इसलिए हमने ए सी को टी के इक्वल कर दिया है, और ये वो टाइम है जिसके दौरान बॉडी ने अपनी वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक चेंज की है। अब यहां पर एक हमने सेंटेंस लिखा है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। ये क्रॉस नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, जो क्रॉस होता है वो वेक्टर के लिए होता है, यहां पर जो टाइम है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर है।
एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ये कहां से आया, देखिए अभी मैंने आपको डेरिवेशन करने से पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ रफ में समझाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप किस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं, और वो जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां पर भी हमने ये लिखा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बाडी ने इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। यही फार्मूला लिखने के लिए मैंने आपको वाला ग्राफ एक्सप्लेन किया था, और ये फार्मूला उसी ग्राफ से आता है। अब यहां पर इस ग्राफ की मदद से हमने डिराइव करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर भी हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर डिफाइन करना है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे, जरा हमने एक मरतबा एस लिख दिया है तो फिर लिखते हैं आल्सो, क्योंकि एस का एक और भी है कि हम उसको एरिया अंडर द ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द फिगर। कौन सी फिगर, ओ ए बी डी, ये वाली जो फिगर है ओ से ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ये एक फिगर बन रही है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है, क्योंकि यही एरिया अंडर द ग्राफ है ना। और एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जैसे भी मैंने आपको बताया था। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ द फिगर। कौन सी फिगर है भाई, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। देखिए अब बजाय इसके कि हम इसका डायरेक्टली एरिया फाइंड करें, अपनी आसानी के लिए हमने क्या कर लिया है, यहां पर ये हमने एक लाइन लगाई है। अब यहां पर आप देखें तो ये ए बी सी, ये एक ट्राइंगल बन रही है, और ये ओ ए सी डी, ये क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सेपरेटली फाइंड करें और इस रेक्टेंगल का एरिया सेपरेटली फाइंड करें, उन दोनों को ऐड कर दें, तो हमें इस फिगर का एरिया मिल जाएगा। क्योंकि ये फिगर किस तरह बनी है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल के मिलने से ये वाली फिगर बनी है। तो ऑब्वियसली हम इसका भी एरिया फाइंड करेंगे, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे, तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाएगा। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल है भाई, ये वाली है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, साथ क्या लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास, यहां पर ए बी सी, ए बी सी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है कि इसकी कोई भी दो साइड उठाकर आपस में मल्टीप्लाई कर लें। लेट्स से ये ओ ए और ए सी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ए सी और सी डी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या ओ डी और डी सी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोई भी दो साइड उठाकर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं, लेट्स से हम एक जी वाली साइड लेते हैं, एक जी वाली साइड लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डी, ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल था ना ओ ए सी डी, ये वाली जो रेक्टेंगल है, ओ ए एक जी वाली साइड ली, एक जी वाली साइड ली, तो यहां से मिल गया, प्लस अब हमने क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी, इस ट्राइंगल का हमने एरिया लिखना है, और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि वो 1/2, ये वाली साइड आपस में मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो क्या लिखेंगे, 1/2 ए सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में मल्टीप्लाई करनी है। किस तरह से करेंगे, ए सी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। देखें ये हॉरिजॉन्टल वाली साइड और ये वर्टिकल वाली साइड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साथ 1/2, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो इससे फिर आपको क्या मिलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाएगा, और एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इक्वल है, और वो एस के इक्वल है। तो यहां से हमें ये चीज मिल चुकी है। यहां पर आप इंप्लाइज भी डाल सकते हैं, यहां से आप क्या लिखेंगे, एज ये जो ओ ए है ये किसकी इक्वल है, ओ ए वी आई की इक्वल है आपके पास, एज ओ ए इज इक्वल टू वी आई, एंड क्या लिखेंगे, ओ डी और ए सी आपस में बराबर है। देखिए यहां से ओ डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, टी की इक्वल है। अब यहां पर ये चीजें हमने क्यों लिखी हैं, देखिए हमें यहां पर ओ ए चाहिए था, ओ डी चाहिए था, ए सी चाहिए था, बी सी चाहिए था। तो ओ ए एक्चुअली यहां पर क्या है, वी आई है, और ओ डी क्या है, ये ओ डी हमें चाहिए था, ओ डी ए सी की इक्वल है, और ए सी क्या है, टी की इक्वल है। इससे हमें ओ डी मिल गया, ए सी मिल गया, और ये दोनों किसकी इक्वल है, टी की इक्वल। अब ये वाली वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में पुट करें तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्योंकि हमने एज लिखा हुआ तो लिखेंगे सो अबव इक्वेशन बिकम्स, जो ऊपर वाली इक्वेशन है क्या बन जाएगी, अबव इक्वेशन बिकम्स
तो क्या बन रही है यहां पर, S इज इक्वल टू OA किसकी इक्वल था, VI मल्टीप्लाइड बाय OD किसकी इक्वल है, AC, और AC किसकी इक्वल है, T के। इट्स मीन OD किसकी इक्वल है, T की इक्वल है, प्लस 1/2 इसी तरह से। साथ में आपके पास क्या है, AC किसकी इक्वल है, T के मल्टीप्लाइड बाय BC इसी तरह। अब ये जो BC है, ये वाली चीज, ये एक्चुअली हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी तो वहां पर भी हमने BC निकाला था और वो AT के इक्वल आता था। किस तरह से निकाला था, हमने कहा था कि ये जो लाइन AB है इसका अगर स्लोप निकाला जाए तो वो BC अवर AC के इक्वल आता है। तो वहां से फिर हमने BC निकाला था और वो आपके पास किसके इक्वल आता था, AT के। तो यहां पर भी हम वही प्रोसीजर करेंगे। अब यहां पर एक तरीका तो ये था कि आप डायरेक्टली लिखते थे कि BC हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाला हुआ है, वहां से हम AT पुट कर सकते हैं। बट बेटर ये है कि आप वो वाली चीज लिख दें, क्योंकि वहां पर फिर आपके जो फुल मार्क्स हैं वो गारंटीड हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ BC इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में BC की जो वैल्यू है कैन बी डिटरमिन्ड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन AB। इस AB लाइन का स्लोप, जी मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाला लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन किया था कि AB का जो स्लोप है वो आपके पास BC अवर AC के इक्वल आता है। तो हमने यही लिखा BC अवर AC। अब एक्चुअली ये स्लोप किसके इक्वल था, एक्सेलरेशन की इक्वल था, क्योंकि यहां पर y के अलोंग v है और x के अलोंग t है। v अवर t किसकी इक्वल होता है, एक्सेलरेशन की इक्वल है, इसलिए स्लोप किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन की इक्वल है। हमने यही लिखा विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ये वाला BC अवर AC। तो BC अवर AC हमने लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BC अवर t। अब यहां पर क्योंकि स्पेस कुछ कम थी, आप यूं भी लिख सकते हैं एज AC इज इक्वल टू T, सो A इज इक्वल टू BC और T, AC क्योंकि यहां पर AC किस इक्वल था, T की, इससे हमने पुट कर दिया। BC इज इक्वल टू AT, इस T को जाकर मल्टीप्लाई करें तो BC इज इक्वल टू AT हो जाता है, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब ये BC की वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट करें तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। तो जरा पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। इस इक्वेशन 2 को 1 में यूज करें तो क्या मिलेगा आपको, S इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाइड बाय T प्लस 1/2 इंटू, यहां पर आपके पास क्या है, T को आप इसी तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय BC की वैल्यू उठाकर पुट करेंगे, वो आपके पास क्या है, AT। तो AT यहां पर आप पुट कर दें। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू, इनको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, VIT प्लस 1/2, और ये T और T आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, T स्क्वायर। तो यहां से क्या बन जाएगा, AT का स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो S क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसकी डायरेक्शन आप कंसिडर करेंगे तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो फिर ये इसको डिस्टेंस कहेंगे। VI क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम T है, बॉडी ने VI से VF तक अपनी वेलोसिटी चेंज की है, किस टाइम के दौरान, T के दौरान, और उसके दरमियान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो क्या है, A, और ये 1/2। इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 1/2 हो गया, पढ़ सकते हैं हाफ T। अब अगर आपको इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखनी पड़ जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे, एक्चुअली ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपके पास पोजीशन और टाइम के साथ डील करती है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बेसिकली 2 काइनेमेटिक वेरिएबल्स पोजीशन और टाइम के साथ डील करती है। तो ये S क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, T क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इट्स मीन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होगी कि ये कोरिलेट करता है पोजीशन और टाइम को, और इसमें आपने जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये S, VI, T, AT, ये जो क्वांटिटीज हैं इनके आपने नाम लिख देने हैं, तो वहां पर आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कंप्लीट हो जाती है। यहां पर अब हम लिख देंगे दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर आपका जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक्चुअली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पास कुछ इस तरह से आ सकता है, डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, इकट्ठा ही आ सकता है।
तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग लगानी है, जिस तरह कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उसके बाद आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, इसमें जितनी टर्म्स यूज हुई हैं आपने उनको बताना है कि एस ये टर्म है, वी आई ये है, टी ये है, ए ये है। सारी टर्म्स को डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, हेडिंग लगानी है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड। और जो लास्ट लेक्चर में आपको अलजेब्रिक मेथड पढ़ाया था वो आपने सारे का सारा उठाकर लिख देना है। उसके बाद आपने हेडिंग लगानी है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से नीचे आपने ये प्रॉपर जो कुछ हमने सपोज किया है इसको सपोज करना है। उसके बाद ये नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने ये वाली सारे मैथमेटिकल स्टेप्स कर देने हैं। अगर आप ये वाले सारे के सारे मैथमेटिकल स्टेप्स करके आएंगे तो आपको गारंटीडली फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और लाजमी तौर पर इस सेंटेंस को आपने इग्नोर नहीं करना, ये सेंटेंस प्रॉपर्ली इस इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज हो रहा है, क्योंकि बुक में तो इसलिए लिख दिया गया है बिकॉज वहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बार बार रेपिटेशन नहीं की जाती। पेपर में आपने इंडिपेंडेंट लिखना होता है, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं देखा जाता कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बच्चे ने लिखी हुई है। आपने तो जाहिर है सिर्फ सेकंड लिखनी है, तो सेकंड में हर चीज को आपने इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन करना है इस तरह से करके। फाइनली डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसको प्रॉपर्ली डिराइव करेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से उसको किस तरह से डिराइव किया जाता है, फिर ग्राफिकल मेथड से किस तरह से डिराइव किया जाता है। फिर आपकी बुक में एक लास्ट पैराग्राफ दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को भी हम प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।